विनिमय दर नीति पर चर्चा करेंगे। विदेशी विनिमय दर नीति के अंतर्गत हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्थिर विदेशी विनिमय दर तथा लोचशील विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर का तात्पर्य है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में कितने कन्वर्टेबल है। अर्थात मान लीजिए अमेरिका के $1 के बदले भारतीय कितना रुपया कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सचेंज रेट है। मान लीजिए अगर वर्तमान में 70 रुपये हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि $1 बराबर 70 रुपए एक्सचेंज रेट है। अब सरकार क्या करती है कि कभी कभी इस एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट जानबूझ करके बनाए रखती है। $1 बराबर 70 रुपए सदैव रहता है। तो इस प्रकार की विनिमय दर को हम लोग अध्ययन करेंगे, वो होगा स्थिर विदेशी विनिमय दर। स्थिर विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में विनिमय दर का मान सदैव समान रहता है, चाहे हमारे एक्सपोर्ट बढ़े या घटे या हमारे मुद्रा का डिवैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन जो भी होगा, लेकिन हमारे पास विनिमय दर नीति सदैव स्थिर रहती है। वहीं लोचशील विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। बाजार की शक्तियों का तात्पर्य है कि बाजार में उपलब्ध विदेशी करेंसी की मांग तथा पूर्ति की शक्तियां जो विनिमय दर निर्धारित करती हैं, वही विनिमय दर सदैव रहती है। तो लोचशील विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर फ्लैक्चुएट होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, जबकि स्थिर विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत जो हमारी विनिमय दर है वो सदैव स्थिर बनी रहती है और एक ही रेट पर सारे ट्रेड्स काम करते हैं। तो इसे हम स्थिर विदेशी विनिमय दर कहते हैं। आइए हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले हम आज स्थिर विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। स्थिर विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत सभी विनिमय लेन देन उस विनिमय दर पर होते हैं जिसे मौद्रिक अधिकारी निर्धारित करता है। अगर वास्तव में मौद्रिक अधिकारी हमारा केंद्रीय बैंक का होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि मुझे $1 70 रुपए में एक्सचेंज रेट रखना है, तो ये मौद्रिक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि $1 बराबर 70 रुपए का अगर उसने एक्सचेंज रेट रख दिया है तो ये मौद्रिक अधिकारी इसको मेंटेन रखने के लिए कार्य करता है। तो स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत जो हमारा मुख्य मौद्रिक अधिकारी होता है वो विनिमय दर को निर्धारित कर देता है और ये विनिमय दर सदैव मार्केट में चलती रहती है। ये अधिकारी कानून बनाकर, ठीक है, कोई ना कोई लॉ बना देता है अथवा करेंसी बाजारों में हस्तक्षेप करके, यदि इकोनॉमी में डिमांड करेंसी की बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है, यदि सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ा देगा या सप्लाई को किसी तरह से कम कर देगा। तो इस प्रकार मौद्रिक अधिकारी जो हमारा होता है वो करेंसी बाजारों में हस्तक्षेप करता है। यानी करेंसी बाजार का हस्तक्षेप का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा की मात्रा को सर्कुलेशन में बढ़ाना है या कितनी मुद्रा की मात्रा को सर्कुलेशन से हटाना है। तो केंद्रीय बैंक ये डिसाइड करता है। मान लीजिए एक्सचेंज रेट बढ़ना चालू हो जाए या घटना चालू हो जाए तो उसके रीजन का अध्ययन करता है और यदि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है तो उसके आधार पर मुद्रा बाजार में, करेंसी बाजार में ये मौद्रिक अधिकारी हस्तक्षेप करके ज्यादा मुद्रा है तो उसको निकाल लेता है और यदि कम मुद्रा है तो उसको डाल देता है। तो हस्तक्षेप करके विनिमय दर निश्चित कर सकते हैं और ये एक्सचेंज रेट को निर्धारित कर देते हैं और यही एक्सचेंज रेट को बनाए रखते हैं ये देश की जरूरत के अनुरूप, ठीक है। यदि देश को जरूरत है कि एक्सचेंज रेट हाई की या एक्सचेंज रेट लो की या संतुलन की, जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग विनिमय दर का निर्धारण कर देता है अथवा देश की करेंसी का मूल्य बढ़ाने अथवा घटाने के लिए नीति निर्णय ले सकता है। ये इसके अंदर डिसीजन होता है कि हमको एक्सचेंज रेट कितनी रखनी है और कब रखनी है। तो हम पुनः देखते हैं स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत हमारा जो विनिमय दर होगा, स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी
मार्केट में इंटरफेयर करके, क्योंकि सारी विदेशी मुद्रा का रिजर्व इसी के पास कलेक्ट होता है, इसलिए वो सब पर कंट्रोल रखता है और स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिए डिमांड और सप्लाई के अनुरूप मुद्रा को सर्कुलेशन में डालता है ताकि इकोनॉमी में स्थिर विनिमय दर बनी रहे। इसके लिए मौद्रिक अधिकारी विदेशी करेंसी रिजर्व अपने पास रखता है। अगर अपने पास नहीं रखेगा तो मार्केट से कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगा और मार्केट में से इकोनॉमी में आ जाएगी मुद्रा, जिससे वो कंट्रोल नहीं रख सकता। यदि स्थिर विनिमय दर आपको बनाए रखना तो आपको ये आवश्यक रूप से करना क्या पड़ेगा कि आपको विदेशी विनिमय दर रिजर्व अपने पास रखने होंगे और इसमें विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके विनिमय दर को स्थिर करता है। यही हमारा स्थिर विदेशी विनिमय दर होता है। यहाँ पर रेखा चित्र में आधार अक्ष पर हमने विदेशी मुद्रा की मात्रा को लिया है, यानी हमारे पास डॉलर की अवेलेबिलिटी कितनी है, डॉलर की सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी, यानी क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी को हमने आधार अक्ष पर लिया है। लंब अक्ष पर हमने एक्सचेंज रेट या विनिमय दर को लिया है। ये हमारे पास विदेशी विनिमय की मांग रेखा है जो निगेटिव स्लोप की है, दैट इज डीडी। ये विदेशी विनिमय की मांग रेखा है जो ऋणात्मक ढाल की है। ये हमारे पास विदेशी विनिमय की पूर्ति रेखा है जो धनात्मक ढाल की है, जो एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रहे हैं, अर्थात पी बिंदु पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। अतः पी पर संतुलित एक्सचेंज पॉइंट होगा जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। तो यानी पी बिंदु पर विदेशी विनिमय की मांग तथा विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों बराबर है, अतः यही संतुलन बिंदु होगा और इस बिंदु पर हमारे पास विदेशी विनिमय OR एक्सचेंज रेट निर्धारित हो जाती है। यदि किसी कारण से अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग D से बढ़कर D1 हो जाए, किसी कारण से मान लीजिए, तो हमारे पास नया संतुलन बिंदु P प्राप्त हो जाएगा, P1 प्राप्त हो जाता है, जहां पर D1 और S दोनों एक दूसरे को काटते हैं और इस प्रकार हमारे पास पूरा नया संतुलन बिंदु पुराने संतुलन बिंदु से ऊपर हो जाता है और ये संतुलन बिंदु पर हमारे पास विदेशी विनिमय दर OR1 हो जाती है जो पहले से बढ़ जाती है, यानी विनिमय दर पहले से बढ़ जाती है। तो अब मौद्रिक अधिकारी क्या करेगा, जैसे ही देखता है कि अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है और जिसके कारण नया संतुलन बिंदु P1 होने वाला होता है तथा एक्सचेंज रेट बढ़कर के OR1 हो जाती है, तो वो अर्थव्यवस्था में उतनी विदेशी मुद्रा डाल देता है ताकि पूर्व स्थिर विदेशी विनिमय दर हमें प्राप्त हो सके और इसके लिए वो एक अर्थव्यवस्था में P से P1 बिंदु पर न रह गए वास्तव में इसी के पैरेलल बनने रहने का प्रयास करता है और अर्थव्यवस्था में सप्लाई बढ़ा देता है और S से S1 सप्लाई बढ़ा देता है ताकि विदेशी विनिमय दर पुनः OR स्तर पर आ जाए। जो कि हम ये देख सकते हैं कि जब सप्लाई S से S1 बढ़ा दी जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप विनिमय दर जो P से P1 हो जाती थी अब वो घट करके P1 से P2 बिंदु पर आ जाती है और P2 बिंदु पर आने के परिणाम स्वरूप हमारा विनिमय दर रेट OR पुनः स्थापित हो जाता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत यदि मांग पूर्ति की शक्तियों के अंतर्गत बढ़ता है तो मौद्रिक अधिकारी बाजार में हस्तक्षेप करके मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी करके विनिमय दर को पूर्व निर्धारित स्तर पर ला देता है। यही विदेशी विनिमय स्थिर विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत कार्य होता है। अब हम चर्चा करेंगे लोचदार विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वास्तव में मौद्रिक अधिकारी का रोल बहुत कम हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है। वो विदेशी मुद्रा का केवल मैनेजमेंट करता है, उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाता कि अर्थव्यवस्था में कितनी विदेशी मुद्रा डाली जाए या कितनी विदेशी मुद्रा निकाली जाए। तो मौद्रिक अधिकारी जो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है, मौद्रिक अधिकारी द्वारा अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा पर कंट्रोल नहीं किया ना करके
केवल उसका प्रबंधन करता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में प्रबंध करता है ताकि उसकी कालाबाजारी ना होने पाए, उसका मिसयूज ना होने पाए, लेकिन उसकी सप्लाई और डिमांड में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जो कि स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत हमने देखा था। तो इस प्रकार लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी का रोल काफी कम हो जाता है और अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियां, मार्केट मैकेनिज्म ही विनिमय दर का निर्धारण करती हैं। तो इसके अंतर्गत जिसको हम तैरती या घटती विनिमय दरें भी कहते हैं, इसको तैरती के नाम से भी हम जान सकते हैं, कभी कभी इसको तैरती विनिमय दरें, क्योंकि ये फ्लोटिंग होती है। घटती या बढ़ती एक्सचेंज रेट, इसको हम कह सकते हैं, इसका निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है, जबकि स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत बाजार शक्ति का मान बहुत ना के बराबर होता है, न्यूट्रल होता है, जबकि लोचदार विनिमय दर के अंतर्गत बाजार शक्तियां ही विनिमय दर का निर्धारण करती है। आपको ये बात एक्सचेंज रेट में बहुत अधिक याद रखना पड़ेगा कि स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी का मेन रोल होता है, अदर कोई फैक्टर्स नहीं होते जो एक्सचेंज रेट को निर्धारित करते हैं, जबकि लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी का रोल लगभग नेग्लेक्ट हो जाता है, केवल मैनेजमेंट का होता है, जबकि बाजार शक्तियां इसमें हावी हो जाती है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत बाजार शक्तियां हावी नहीं होती हैं और इस प्रकार बाजार शक्तियों द्वारा मौद्रिक अधिकारी की भूमिका सीमित हो जाती है और विनिमय दर प्रभावित करने के उद्देश्य से कभी भी मौद्रिक अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करता है, जबकि स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी प्रॉपरली हस्तक्षेप करता है। विदेशी विनिमय करेंसी की मांग एवं पूर्ति के आधार पर बाजार द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, अर्थात इकोनॉमी जो मार्केट में जो एक्सचेंज रेट होगा, वो मार्केट में कितनी फॉरेन करेंसी की डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके आधार पर विनिमय दर निर्धारित होता है, जो काफी चेंज होता रहता है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग पूर्ति कर देता है, इसलिए स्थिर बनी रहती है, जबकि इसमें मौद्रिक अधिकारी कोई पूर्ति नहीं करता, अर्थात मार्केट मैकेनिज्म ही इसको निर्धारित करते हैं। इस प्रकार लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत हम देखते हैं कि विनिमय दर लगातार बदलती रहती है। आइए रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। हमने फिर से आधार अक्ष पर मात्रा को लिया है, विदेशी करेंसी की मात्रा को लिया है, और लंब अक्ष पर हमने एक्सचेंज रेट को लिया है। हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास विदेशी विनिमय की मांग है, अर्थात अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग डी है और उसी के आधार पर विदेशी विनिमय की पूर्ति जो है वो एस है, यानी विदेशी विनिमय की मांग डी तथा एस, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा संतुलन बिंदु P प्राप्त हो जाता है और इस संतुलन बिंदु पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सचेंज रेट R हो जाती है। ये हमारे पास संतुलित विनिमय दर है और इस संतुलित विनिमय दर पर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इतनी कहते हैं मुद्रा की मांग और पूर्ति है, अर्थात संतुलन बिंदु P है तथा एक्सचेंज रेट R है। मान लीजिए किसी कारण से अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ करके A हो जाए, देखिए विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ के A हो जाए किसी कारण से, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं Q5, और विदेशी विनिमय की मांग घट करके कितनी हो जाती है, Q1 हो जाती है, किसी कारण से Q1 हो जाती है। तो देखिए विदेशी विनिमय की मांग Q1 है और पूर्ति Q5 है, अतः विनिमय दर कम होने लगेगी, एक्सचेंज रेट कम होने लगेगा और ये एक्सचेंज रेट लगातार तब तक कम होता जाएगा जब तक कि हम संतुलन बिंदु P पर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि पूर्ति अधिक है और मांग कम है। जब पूर्ति अधिक होगी, यहां पर देखिए सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम होगा, डिक्लाइन करेगा और ये तब तक डिक्लाइन करेगा जब तक कि OR संतुलन बिंदु पर ना आ जाए। वहीं यदि किसी कारण से अर्थव्यवस्था में डिमांड अधिक हो जाती है, सपोज दैट डिमांड कितनी हो जाती है, A1 हो जाती है, डिमांड A1 हो जाए और सप्लाई मात्र B1 हो जाए, तो देखिए अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का मांग ज्यादा है जबकि उसकी पूर्ति कम है। जब मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगा, तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट
बढ़ना प्रारंभ करेगा और ये तब तक बढ़ेगा और हम संतुलन बिंदु P की तरफ अग्रसर होते रहेंगे और P की तरफ तब तक हम अग्रसर होते रहेंगे जब तक कि हम संतुलन बिंदु P पर ना जाएं। इस प्रकार लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स अर्थव्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण करती हैं और उसी के आधार पर विनिमय दर वर्क करती हैं। तो ये हमारे पास दो प्रकार की विदेशी विनिमय दर नीतियां थी, स्थिर विदेशी विनिमय दर नीतियां और आपके पास थी लोचशील विदेशी विनिमय दर नीतियां। स्थिर विदेशी विनिमय दर नीतियों में बाजार की भूमिका 0 होती है, जबकि लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत बाजार ही अहम भूमिका निभाता है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी का रोल मेजर होता है, मुख्य होता है, जबकि लोचशील विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी का भूमिका केवल प्रबंधक की भूमिका होती है, अन्य कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं। थैंक यू।